क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। 2004 में अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपए नेस्ले के शेयर्स में डाले होते तो आज आपके पास 2.3 करोड़ रुपीस होते। ये नेस्ले वही कंपनी है जो मैगी, किटकैट जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। सीधा 10,000 से आप चले गए रहते 2.3 करोड़ पे। इतनी छोटी अमाउंट से इतना ज्यादा पैसा बन सकता है, ये सुन के शायद आपको थोड़ा सा शॉक लगा होगा, लेकिन असली शॉक तो ये है कि हम सभी ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत बार मिस की है। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बारी आती थी, हम सभी को ये लगता था कि यार शायद स्टॉक मार्केट ना बड़े अमीर लोगों के लिए, इसमें रिस्क बहुत है, ये सेफ बिल्कुल नहीं है। और हम सबके इसी मिडिल क्लास माइंडसेट की वजह से हमने कभी इसमें इन्वेस्ट किया नहीं या फिर इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखो, वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है। उन्होंने अपनी 99% नेटवर्थ स्टॉक मार्केट से बनाई है। बहुत लोगों के दिमाग में ना शायद ये गलतफहमी है कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमारी जेब में लाखों रुपए चाहिए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपका यही मिथ तोड़ने वाला हूँ। देखो, वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केटर एवर। और क्या आप जानते हो उन्होंने स्टार्ट कितने से किया था? सिर्फ $100 से। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपको कैसे करेक्ट स्टॉक पिक करना है, उसे एनालाइज कैसे करना है और फिर उसमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है। इसीलिए अगले 15 मिनट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, ऑनेस्टली एक पेन और पेपर लेके पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सारे नोट्स लेने हैं। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी और एडवाइजर, ब्रोकर या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट टिप वाले एक्सपर्ट पे डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ऐसा एक फॉर्मूला समझ जाओगे जिससे आप दुनिया के किसी भी स्टॉक का एक बेसिक एनालिसिस तो कर ही पाओगे। इसीलिए वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे सबसे पहले आपको समझना है। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही तगड़ी लाइन बोली थी, बाय बिजनेस नॉट इट्स स्टॉक। मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। यार, जब आप फोन लेने जाते हो तो सबसे पहले दुनिया भर के वीडियोस देखते हो, अलग अलग फोन को कंपेयर करते हो, किस फोन में क्या क्या फीचर्स है वो देखते हो। तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त किसी टेलीग्राम ग्रुप या फिर किसी स्टॉक मार्केट गुरु के टिप्स पे क्यों रिलाई करते हो? लाइफ का एक गुरु मंत्र है जिसको आपको याद रखना है कि कहीं पे भी अगर आप अपनी जेब से पैसे लगा रहे हो तो उतनी ही मात्रा में अपना दिमाग भी वहां पे लगाओ। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है? क्योंकि मार्केट में तो हर आए दिन हजार ऑप्शंस मिलते हैं और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, किसी दोस्त, यूट्यूबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जो टिप मिलती है उधर सीधा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर जब स्टॉक की प्राइस गिरती है तो पैनिक करते हैं, रिग्रेट करते हैं और एक दूसरे पे बस ब्लेम गेम खेलते हैं। आज तक जितने भी सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा गैम्बल नहीं करते। वो सबसे पहली चीज करते हैं, दैट इज बिजनेस एनालिसिस। और यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के मेन एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, और ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो ये बताता है कि कंपनी एक्चुअली में कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या सिर्फ हाइप चल रही है मार्केट में। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, यहाँ पे आप ये देखते हो कि जो बिजनेस के पीछे का इंसान है, उनका विजन, उनका प्रोडक्ट और उनका फ्यूचर कैसा है। मैं ना यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, एशियन पेंट्स। हर घर में, हर कॉलोनी में आपको इसका प्रोडक्ट मिलेगा। ये कंपनी दशकों से इस पेंट की स्पेस में अपनी मोनोपोली मेंटेन कर रही है। इनके पास ना 3 चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉयल कस्टमर बेस। और जानते हो इन 3 चीजों के होने का रिजल्ट क्या है? पिछले 20 साल में स्टॉक ने 50 टाइम्स रिटर्न दिए। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 50 लाख रुपए होते। और यही पावर है फंडामेंटल एनालिसिस का। यहाँ पे आप स्टॉक पे नहीं, बिजनेस पे पैसा लगाते हो। अब इसे करना ना बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, कंपनी की सबसे पहले आपको फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है। अब ये जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है उसमें 3 मेन चीजें आती है। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। इसमें ये देखिए कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं। अगर सेल्स बढ़ रही है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि इस कंपनी का कंपटीशन बढ़ चुका है या फिर इनकी कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, विच इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। नंबर 2 आता है बैलेंस शीट। ये बताता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है यानी डेब्ट है। अब ये बैलेंस शीट एनालाइज करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल रूल यूज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। अब इसका जो टोटल डेब्ट है यानी लोन है दैट इज 200 करोड़। इसके बाद इसकी टोटल इक्विटी जो है यानी शेयर होल्डर्स का जितना पैसा है दैट इज 100 करोड़। अब इस कंपनी में जितनी कैश है यानी बैंक बैलेंस उनका जितना है दैट इज 250 करोड़। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे निकालता हूँ दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो बेसिकली क्या होता है? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यानी अगर आप इस केस में देखोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 2। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकल के आया यहाँ पे 2, मतलब कंपनी के पास अपने हर 1 रुपए के बदले में 2 रुपए का लोन है। अब जनरली मार्केट में एक अनस्पोकन रूल है कि 1 या फिर 1 के नीचे रहा तो कंपनी काफी अच्छी है,
लेकिन यहाँ पे अभी ये जो रेशो है वो 1 से ज्यादा निकल के आ रहा है, मतलब कंपनी थोड़ा ओवर लेवरेज्ड है, यानी ज्यादा लोन पे चल रही है। तो अभी आपको शायद लगेगा कि ये एक रेड फ्लैग है, लेकिन नहीं, रुको, स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 आता है कैश और डेप्ट का कंपैरिजन। कंपनी के पास जैसे मैंने पहले बताया था 250 करोड़ कैश भी तो थी, तो यहाँ पे जो कैश है वो डेप्ट से ज्यादा है, विच इज अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग। मतलब चाहे लोन ज्यादा भी क्यों ना हो, पर कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो लोन चुका सकती है। फाइनेंशियली वो कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ना आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, डेप्ट टू इक्विटी अगर 1 से ज्यादा है तो दैट इज अ रिस्की जोन, और अगर कंपनी के पास जो कैश है वो अगर डेप्ट से यानी लोन से कम है तो भी कंपनी एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। और अगर कैश डेप्ट से यानी लोन से ज्यादा है तो कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो कभी भी अपना कर्जा चुका सकती है। दोनों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताना, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद थर्ड मेन पॉइंट जो आपको चेक करना है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये जनरली एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब इंडिया में ये बहुत कॉमन चीज है कि प्रॉफिट्स थोड़े से हाई दिखा दो ताकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आए और वो और पैसा इन्वेस्ट करें। पर अगर आपको ये भी चेक करना है कि दाल में कुछ काला तो नहीं है, तो आपको कैश फ्लो भी चेक करना पड़ेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका ना स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल भी है, दैट इज सुज़लॉन एनर्जी। उन्होंने बहुत ज्यादा ऑन पेपर प्रॉफिट दिखा दिया पर उनका कैश फ्लो खराब था, और इसका रिजल्ट जानते हो क्या हुआ? 300 रुपए का जो स्टॉक था वो 3 रुपए पे आके गिर गया और लोगों का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। यानी एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते इस वाले स्टॉक में तो आपके पैसे सीधे 10,000 रुपए पे आ जाते। इसीलिए इस पॉइंट का गोल्डन रूल यही है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा उनका जो नेट प्रॉफिट है उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है एक हेल्दी बिजनेस का। अब ये तो हुई कुछ ऐसी चीजें जो आपको किसी भी स्टॉक को खोलते ही इमीडिएटली देखनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ मैजिक रेशियोज भी बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर टीसीएस का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 25 है तो आप 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 25 रुपीज यहाँ पे कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल लॉजिक यूज करना है। अगर हाई पीई रेशियो है जैसे 40, 50, 60 तो ये तब होता है जब मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, और इसी वजह से लोग हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 40, 50, 60 रुपए देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एक टाइप से प्रीमियम होता है, ऐसा समझ लो। और ये जो लो पीई रेशियोज होते हैं जैसे 8, 10, 12 अगर ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है तो ये कंपनी या तो फिर अंडर वैल्यूड है या फिर लोगों को लगता है कि उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो है। अब हर एक इंडस्ट्री का ना पीई जो रेशियो होता है वो एक टाइप से स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हर सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क और प्रॉफिट मार्जिन एक टाइप से अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने चीजें आपके लिए और भी ज्यादा सिंपल बनाने के लिए एक चार्ट बनाया है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। ये एक इंडस्ट्री वाइज चार्ट है जो इन इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड पीई जनरली कितने होते हैं ये बताता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज हाई पीई रेशियो हमेशा अच्छा भी नहीं होता। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा हाइप में आके ओवर पे भी कर देते हैं। एंड सिमिलरली ये जो लो पीई रेशियो होता है वो हमेशा बुरा भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि शायद वो कंपनी एक अंडर वैल्यूड जेम भी हो। उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट आता है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर किसी भी कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज आरओई 15% से ज्यादा है तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी जायंट्स इन इंडिया, जिनके अंडर डव आता है, व्हील आता है, रिन, कॉर्नेटो, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इनका आरओई 80% के आसपास रहता है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने के बाद आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद यार ये फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, पर गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने एक बार ये करना सीख लिया ना तो आपका ये सेकंड नेचर बन जाएगा। आपको किसी भी स्टॉक टिप पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको टोपी नहीं पहना पाएगा। मैंने खुद ने भी लाइफ में बहुत बार इसकी बातें सुन के गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और बहुत ज्यादा लॉस रहा है, और इसीलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए जितनी भी सारी चीजें मुझे आती है उतनी बताते रहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। अगर आपको ये स्टॉक मार्केट की वीडियोस पसंद है तो इसकी मैंने एक स्पेसिफिकली अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। मैं कुछ भी अलग नहीं बताता, जितना मैं खुद करता हूँ उतना ही मैं बताता हूँ। तो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक मार्केट के अराउंड मिलेगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हुई है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने जितने भी सारे मैंने चीजें आपको बताई उनको यूज करके 10-15 अच्छे स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई कर ही लिए। अब सवाल ये आता है कि इनमें से किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये करने की बिना एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना अगर एक साइंस है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक आर्ट भी है। बहुत बार आपको लगता है कि शायद इस कंपनी का जितना मार्केट में हाइप बन चुका है, अगर मैं इसमें बहुत पैसे डाल दूं तो शायद मेरे पैसे भी उतने ही ग्रो हो जाएंगे। बट
बट कई बार मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी भागता है। और ये जो पैसा बनाने का साइंस और इमोशंस को कंट्रोल करने का आर्ट की मैंने जो अभी बात की, उनका आपको बस बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ऐसे मोमेंट्स पे। और यही बैलेंस वो चीज है जो आपको हड़बड़ाहट में स्टॉक सेल करने से रोकती है। अब अगर आप इस साइंस और आर्ट को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको बीच में एक बहुत ही सिंपल चीज दिखाई देगी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। एक पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो 2 लेवल्स का होता है। नंबर 1, एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका जितना टोटल पैसा है उसमें से 60 to 70% इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में हो। उसके बाद 20 to 25% डेप्ट यानी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम रहे। उसके बाद 5 to 10% आपका रहे हमेशा गोल्ड में, और जो बचा हुआ 5% है उसको आप इंटरनेशनल एक्सपोजर यानी फॉरेक्स में भी डाल सकते हो। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अलग अलग सेक्टर्स का मिक्सचर होना चाहिए। अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स में पैसा डिवाइड करके आपको डालना चाहिए ताकि अगर कोई एक सेक्टर भी नीचे जाए तो दूसरा उसे बैलेंस आउट कर दे। कोविड में जब रियल एस्टेट मार्केट नीचे गिरा था तब हेल्थ केयर ऊपर उठा था। 2008 के क्राइसिस में जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सफर कर रही थी तब टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही थी। तो अगर आप अपना पूरा पैसा बस डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर में डाल दोगे तो उससे होगा क्या कि ये जो पैसे कमाने की रिस्क है वो कभी खत्म तो होगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप उसे मिनिमाइज तो जरूर कर पाओगे। देखो, इस वीडियो को अगर मैं चाहता तो हाउ टू पिक द राइट स्टॉक ये पॉइंट खत्म होने के बाद ही मैं खत्म भी कर सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट है ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो मैंने बताता तो इट कुड हैव बीन लाइक हाफ नॉलेज दिया मैंने आपको, यानी वाहन चलाना तो सिखा दिया लेकिन उसे कब चलाना है, कैसे चलाना है वो बताया ही नहीं। आप चाहे आप 1000 रुपए से स्टार्ट करो या फिर 1 लाख रुपए से, अगर आप कंसिस्टेंटली सीखते हो और इन्वेस्ट करते रहते हो तो स्टॉक मार्केट आपको खुद धीरे धीरे नई नई चीजें सिखाते जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि ऑलवेज स्टार्ट विद एन अमाउंट दैट यू कैन ऑलवेज अर्न बैक एंड री इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन, यानी एक ऐसे अमाउंट से स्टार्ट करो जिससे आपको इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। डायरेक्टली लाख रुपए मत डालो, पहले 1000 रुपए डाल के देखो, फिर 10,000 रुपए डालो, फिर 20,000 डालो, फिर 50 डालो, ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ी ग्रोथ लाओ। डायरेक्टली सारा पैसा डाल दोगे, अगर वो पैसा चला गया तो वो मेंटली आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा और आप इस स्टॉक मार्केट की गेम का ना एक्चुअली में मजा नहीं ले पाओगे। अब इस वीडियो की मैं आपको फटाफट से एक समरी दे देता हूँ। इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, रिसर्च, कंपनी समझिए, ब्लाइंडली किसी के भी टिप्स को फॉलो मत कीजिए। नंबर 2, डिसिप्लिन, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो, आपको इन्वेस्ट करना ही है। नंबर 3, पेशेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर वो अपना मैजिक दिखाता है, इसीलिए कभी भी पैनिक में आके कोई भी स्टॉक सेल मत करना। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो रिस्क मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ही स्टॉक पे सारा पैसा लगा दोगे, अगर वो पूरा का पूरा सेक्टर नीचे गिर गया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। इससे अगर आपको बचना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन सीखना पड़ेगा। आपको अलग अलग स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। और जस्ट इन केस अगर आप एक टीनेजर हो तो आप जाके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। इसमें मैंने टीनेजर को कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। एंड लास्टली, अगर आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल थी तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी जेन्युइन सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड, और मैं खुद आके पर्सनली उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड यस, इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको खेलने में, बहुत ज्यादा मजा आता है एक स्टॉक को एनालाइज करने में, उसे बारीकी से समझने में। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके 3-4 दोस्त और भी इंटरेस्टेड है इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। 3-4 लोग एक ग्रुप बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और वहाँ पे अपनी जो भी एनालिसिस रहता है उसे डेली शेयर करते जाओ। वही आपका एक लर्निंग कर्व रह सकता है। ये एक सिंपल चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।